एक 11 साल की छोटी बच्ची अस्पताल में एक नवजात शिशु को अपनी बाहों में लिए हुए दाखिल हुई, लेकिन जब उसने बताया कि बच्चे की मां कौन थी तो कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। जो कुछ इसके बाद हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। आशा पटेल अपनी ड्यूटी में तल्लीन थी। मरीजों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल हुए। जब रिसेप्शन की हलचल ने उनका ध्यान खींचा, उन्होंने सिर उठाकर देखा। एक नाजुक सी लड़की, दुबली पतली डरी सहमी आंखें फटे हालत पड़े और बाहों में कसकर लिपटा एक नवजात शिशु। उसकी चाल में एक अजीब संकोच था, जैसे किसी खतरे से बचने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। आशा ने वर्षों की नर्सिंग के अनुभव से पहचान लिया कि यहाँ कुछ असामान्य था। उसके भीतर का सहज ज्ञान तुरंत सतर्क हो गया। वो धीमे कदमों से लड़की के पास गई, लेकिन इस तरह कि उसे डराने के बजाय सहज महसूस हो। बेटा, तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। उनकी आवाज में एक आत्मीयता थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी दृढ़ता भी जो भरोसे को जन्म देती थी। लड़की ठिठक गई। उसकी आंखें, जो अब तक केवल दरवाजे और लोगों के बीच भाग रही थी, कुछ क्षणों के लिए आशा से टकराई। घबराहट और असमंजस का एक तूफान उनमें उभर आया। पल भर को ऐसा लगा जैसे वो भागने का सोच रही हो, लेकिन फिर उसने अपनी पकड़ बच्चे पर और मजबूत कर ली, जैसे कोई उसे छीन न ले। उसे दूध चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो ये स्वीकार करना भी उसके लिए मुश्किल हो। आशा ने धीरे से उसके हाथ पर अपना स्पर्श रखा। ये केवल नहीं था, ये एक वादा था। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आओ अंदर चलो, पहले इस छोटे से राजकुमार का ख्याल रखते हैं, फिर तुम्हारा भी। लड़की ने संकोच के साथ सिर हिलाया और धीमे कदमों से आशा का पीछा किया। हर कदम जैसे किसी अदृश्य भय की बेड़ियों को तोड़ रहा था। आशा ने उसे एक निजी कक्ष में ले जाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर वो जल्दी से वार्ड के अंदर गई और एक गुनगुनी दूध की बोतल लेकर लौटी। लो, इसे धीरे धीरे पिलाओ। लड़की ने कांपते हाथों से बोतल थामी और शिशु को अपने पास और कसकर खींच लिया। उसकी आंखें बच्चे पर टिक गई, जैसे यही उसकी पूरी दुनिया हो। तुम्हारा नाम क्या है? आशा ने नरमी से पूछा, लेकिन उसकी नजरें लड़की के हाव भाव पर टिकी रही। अनाया, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि अगर कमरा शांत ना होता तो सुनाई भी ना देता। आशा मुस्कुराई और इसका लड़की ने एक पल को झिझक हुए शिशु को देखा। फिर फुसफुस आई। आर्यन ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और डॉक्टर कबीर मेहता अंदर आए। उनकी आंखों में पेशेवर गंभीरता थी, लेकिन चेहरा नरम था, जैसे वे पहले से ही समझ रहे थे कि ये मामला असामान्य है। नमस्ते अनाया, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मैं आर्यन को देख सकता हूँ? बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ठीक है। अनाया की पकड़ और कस गई। उसकी आंखों में अविश्वास था, जैसे ये डर हो कि अगर उसने बच्चे को किसी और के हाथों में सौंपा तो वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगी। आशा ने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, डॉक्टर सिर्फ उसकी सेहत चेक करना चाहते हैं। कुछ क्षणों के सन्नाटे के बाद अनाया ने आखिरकार सिर हिलाया और बहुत सावधानी से बच्चे को डॉक्टर की ओर बढ़ाया। कबीर ने बहुत कोमलता से शिशु को पकड़ा और उसे ध्यान से देखने लगे। थोड़ा डिहाइड्रेटेड है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम कुछ टेस्ट कर लेंगे। ठीक है। अनाया ने होठ भींच ली। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन अंततः उसने हामी भर दी। आशा ने महसूस किया कि यहाँ कुछ था, कोई कहानी, कोई दर्द जो अनाया कहने से डर रही थी। तभी दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। प्रिय वर्मा, अस्पताल की सोशल वर्कर, अंदर आई। उनकी पहनी नजरें कुछ ही सेकंड में स्थिति का जायजा ले चुकी थी। नमस्ते अनाया, मैं प्रिय हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी और आर्यन की मदद करने आई हूँ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? कमरे में सन्नाटा पसर गया। अनाया की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी पकड़ आर्यन पर और मजबूत हो गई। आशा ने देख लिया, ये सिर्फ डर नहीं था, ये किसी रहस्य का भार था। कोई ऐसा सच जिसे अनाया किसी भी कीमत पर छुपाए रखना चाहती थी। कमरा अब भी उतना ही शांत था जितना पहले था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कई अनकही बातें छिपी थी। अनाया की छोटी गंदी उंगलियां अभी भी दूध की बोतल को कसकर थामे हुए थी, जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। उसकी नजरें उस पर टिकी थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। शायद उन दिनों में जब वो अकेले आर्यन को इस दुनिया में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। प्रिय वर्मा ने धीरे से सांस ली और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ घुटनों पर मोड़े और एक क्षण के लिए अनाया को देखती रही। ये लड़की सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी वयस्क जैसा दर्द और अनुभव
संभव था, अनाया प्रिय ने बेहद कोमल आवाज में कहा, यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हम बस ये समझना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा है। अनाया ने कुछ पल के लिए पलके झपकाए चने की कोशिश कर रही हो। क्या उसे इन अजनबियों पर भरोसा करना चाहिए? कुछ लंबी सांसों के बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, किसी को नहीं पता कि वो पैदा हुआ है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कमरे में एक असहज सा सन्नाटा पसर गया। आशा और प्रिय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, चिंता थी। आशा ने बहुत नरमी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? अनाया ने अपनी सूखी होठों को जीभ से गीला किया, लेकिन उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे वह कुछ बहुत भारी कहने जा रही हो। फिर बहुत धीरे से उसने फुसफुसाना, मेरी माँ। उसका गला रूंध गया प्रिय और आशा ने इंतजार किया। इस लड़की ने इतना कुछ अकेले सहा था, उसे जल्दी करने के लिए कहना सही नहीं था। आखिरकार कुछ हिम्मत जुटाकर अनाया ने आगे कहना शुरू किया, वो कभी मेरे बारे में सोचती भी नहीं थी। वो हमेशा किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहती थी, हमेशा थकी हुई। जब मुझे पता चला कि आर्य आने वाला है, मैं जानती थी कि अगर मैंने माँ को बताया तो वो मुझे मार डालती। प्रिय ने महसूस किया कि उसकी मुठिया अनजाने में कस गई थी। 11 साल की लड़की को अपनी माँ से इतना डर लग सकता है कि वो पूरे 9 महीने अपना गर्भ छिपाए रखे। आशा की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। तो तुमने किसी को नहीं बताया? अनाया ने सिर हिलाया। किसी को नहीं, मैंने खुद ही सब कुछ सहा। माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने कपड़ से अपना पेट छुपा लिया। जब भी वो घर में होती, मैं बस उसे टालने की कोशिश करती थी, प्रिय ने धीरे से कहा। और जब आर्यन पैदा हुआ, अनाया की उंगलियां बच्चे के छोटे से हाथ को हल्के से सहला रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वह उन भयानक घंटों को फिर से जी रही हो। जब दर्द शुरू हुआ, मैं बिस्तर में थी, माँ घर पर नहीं थी। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने खुद को समझाया कि मुझे चुप रहना होगा, नहीं तो कोई जान जाएगा। मैं बाथरूम में चली गई और वही सब कुछ हुआ। प्रिय का दिल एक बार को थमसा गया। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि ये लड़की किस तरह एक अंधेरे ठंडे बाथरूम में अकेले बच्चे को जन्म दे रही होगी। आशा ने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने खुद उसे साफ किया, अनाया ने लगभग बेजान आवाज में कहा। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। वो बहुत रो रहा था, मैं भी रो रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर माँ सुन लेती तो वो मुझे छोड़ देती या मार देती। अब कमरे का हर इंसान गहरी बेचैनी में था। इस बच्ची ने अकेले ही दर्द सहा, अकेले ही डर से लड़ी और फिर भी किसी तरह खुद को संभाल लिया था। तुमने आर्य को कैसे छुपाया? प्रिय ने बहुत ध्यान से पूछा। मैंने उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। जब माँ घर पर होती, मैं चुपचाप उसे कंबल में लपेट कर कोने में रखती थी। जब वो सोती, तब मैं उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या देना है। मैं उसे नहीं बचा सकती थी। इस बार उसकी आवाज टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो अभी भी बोलती रही। मैं जानती थी कि अगर मैं मदद नहीं लूंगी तो वो मर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कमरे में भारी खामोशी थी, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, ये एक माँ थी जिसने अपनी संतान को बचाने के लिए हर सीमा पार कर दी थी। प्रिय ने खुद को संभाला और कहा, अनाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें ये जानना होगा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? अनाया ने तुरंत सिर हिला दिया, कोई नहीं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आर्यन से अलग करे। प्रिय ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, हम तुम्हें अलग नहीं करेंगे अनाया, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ अब भी संदेह था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी। अगर आप अपना विचार बदल ले तो उसने फुसफुसाना हाथ में लिया और उसे हल्के से दबाया। मैं वादा करती हूँ अनाया, उसने पूरी गंभीरता से कहा, अगर किसी ने तुम्हें और आर्य को अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। अनाया की बड़ी डरी हुई आंखों में पहली बार कुछ चमका, एक उम्मीद जो अब तक पूरी तरह बुझ चुकी थी। अगले कुछ दिनों में प्रिय वर्मा ने अनाया और आर्य के लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम किया। ये सिर्फ एक शरण स्थली नहीं थी, ये एक ऐसा स्थान था जहां अनाया बिना डर के आर्यन की परवरिश कर सकती थी, बिना इस डर के कि कोई उसे उससे अलग कर देगा। यहाँ उसे सिर्फ एक छत और बिस्तर नहीं मिला, बल्कि वो सहारा भी मिला,
जिसकी उसे बचपन से तलाश थी, आशा ने सुनिश्चित किया कि अनाया और आर्य को जरूरत की हर चीज मिले, दूध, कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण एक भविष्य विदाई का दिन आ पहुंचा। अस्पताल की इस सफेद दीवारों के बीच से गुजरते हुए अनाया के मन में बीते दिनों की यादें उमड़ने लगी। पहली बार जब उसने अस्पताल में कदम रखा था, वो डर व घबराहट, लेकिन अब उसकी बाहों में आर्यन था और उसकी आंखों में एक नई चमक। आशा एक छोटे से पैकेट के साथ अनाया के पास आई। ये तुम्हारे लिए है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और एक छोटा हल्का नीले रंग का नोटबुक आगे बढ़ाया। अनाया ने हैरा से उसे देखा और धीरे से पकड़ा। ये क्या है? एक दिन जब आर्यन होगा, वो जानना चाहेगा कि तुमने उसके लिए क्या किया, कैसी परिस्थितियों का सामना किया। आशा ने कोमलता से कहा, ये तुम्हारी कहानी है, उसे लिखने का मौका है। अनाया ने नोटबुक को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार ये दुख की नहीं बल्कि आभार और एक नई शुरुआत की भावना थी। धन्यवाद आशा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी ईमानदारी थी। आशा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुमने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं अनाया। अब तुम्हें अपने और आर्य के लिए एक नई कहानी लिखनी है। अनाया ने सिर हिलाया। वह पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं थी, वो एक माँ थी, छोटी मासूम लेकिन हिम्मती। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी, प्रिय उसके साथ और आर्यन उसकी बाह में सुरक्षित था। हर कदम के साथ उसका डर थोड़ा कम होता जा रहा था। एक नया जीवन उसका इंतजार कर रहा था और इस बार वो उसे पूरी ताकत से अपनाने के लिए तैयार थी। अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से छू लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट में साझा करें, ताकि मैं और भी बेहतरीन कहानियां ला सकूं।